बॉलीवुड में ना जब पुरानी जोड़ियां स्क्रीन पर वापस आती हैं तो एक अलग ही मजा आता है ना। हाँ बिल्कुल, एक एक्साइटमेंट सी हो जाती है। और अब खबर है कि अक्षय कुमार और सैफ अली खान, मतलब क्या कमाल की कॉमिक टाइमिंग और केमिस्ट्री है दोनों की। सालों बाद फिर से साथ आ रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ी खबर है। और मजे की बात यह है कि इन्हें साथ ला रहे हैं निर्देशक प्रियदर्शन अपनी नई फिल्म में, जिसका नाम है हैवान। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अच्छी कास्टिंग की बात नहीं है। प्रियदर्शन खुद मलयालम और हिंदी सिनेमा में इतने सालों से है। आजकल वो कई प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनके जो हाल के इंटरव्यूज हुए हैं और जो घोषणाएं हुई हैं, उनसे काफी कुछ पता चल रहा है। तो आज हम इन्हीं चीजों पर बात करेंगे, मतलब इन्हीं सोर्सेस के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे कि प्रियदर्शन के पिटारे में आखिर चल क्या रहा है, खासकर हैवान को लेकर। हाँ सही है। तो मतलब आज का हमारा इरादा यही है कि प्रियदर्शन के इस नए फेज को थोड़ा करीब से देखें। हैवान आखिर है क्या, इसका उनकी वो हिट मलयालम फिल्म थी ना ओपम, उससे क्या कनेक्शन है, और इसमें सुपरस्टार मोहनलाल का क्या रोल सुनने में आ रहा है। अक्षय कुमार के साथ उनका वो पुराना रिश्ता वो कैसे आगे बढ़ रहा है, और हाँ, हेरा फेरी 3 से लेकर उनकी 100वीं फिल्म तक आगे क्या प्लान्स हैं। तो चलिए इन सब पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये वाकई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है प्रियदर्शन के करियर का। वो हमेशा से ही मतलब अलग अलग जॉनर और भाषाओं के बीच इतनी आसानी से घूमते रहे हैं। कभी कॉमेडी तो कभी एकदम सीरियस सस्पेंस थ्रिलर। उनकी रेंज तो कमाल की है ही। सही बात है। तो देखते हैं कि हैवान और उनके जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी इस पूरी जर्नी में कहाँ फिट होते हैं। तो सबसे पहले, जैसा आपने कहा, हैवान की ही बात करते हैं। ये एक हिंदी फिल्म है, जैसा बताया मैंने। अक्षय कुमार और सैफ अली खान लीड में है, और इसे बना रहे हैं केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स मिलकर। अक्षय और सैफ का प्रियदर्शन के साथ रीयूनियन, यह अपने आप में ही बड़ी खबर है, क्योंकि इनकी तिकड़ी ने पहले भी काफी यादगार काम किया है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। प्रियदर्शन ने ये खुद साफ किया है कि हैवान जो है वो उनकी 2016 वाली बेहद सफल मलयालम थ्रिलर थी ना, पम। हाँ, ओपम, बिल्कुल याद है, मोहनलाल थे उसमें। हाँ, उसी से प्रेरित है। प्रेरित शब्द पर जोर देना जरूरी है यहाँ, क्योंकि उनके हिसाब से ये डायरेक्ट रीमेक नहीं होगी। उन्होंने बताया कि हिंदी ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज और पसंद को ध्यान में रखते हुए डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले में काफी मतलब अहम बदलाव किए गए हैं। अच्छा, तो ये प्रेरित वाला एंगल थोड़ा और समझने लायक है। मतलब कहानी का जो कोर है वो शायद वही रहेगा। ओपम की कहानी, जहां तक मुझे याद है, एक दृष्टिबाधित लिफ्ट ऑपरेटर की थी। हाँ बिल्कुल। जो एक मर्डर देख लेता, मतलब महसूस कर लेता है, और फिर खुद ही फंस जाता है उसमें। हाँ। और उसे एक बच्ची को भी बचाना होता है। काफी इंटेंस थ्रिलर थी वो। हाँ, बहुत इंटेंस थी। हाँ। और ओपम में मोहनलाल ने वो जो दृष्टिबाधित किरदार निभाया था, वो उनके करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से एक मानी जाती है। कहानी का जो कोर आइडिया है, एक ऐसा इंसान जो देख नहीं सकता लेकिन अपनी बाकी सेंसेस से सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता है और साथ में प्रोटेक्टर भी बनता है, ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। सही है। अब देखना यह है कि हिंदी अडेप्टेशन में, मतलब हैवान में, इस मूल आइडिया को रखते हुए क्या नए एलिमेंट्स डाले जाते हैं। क्या किरदारों की बैक स्टोरीज में कुछ फर्क होगा, या थ्रिल के साथ थोड़ा ह्यूमर भी डालेंगे, जैसा प्रियदर्शन की कई हिंदी फिल्मों में होता है। ये जो बदलाव होंगे ना, यही इसे रीमेक से अलग एक प्रेरित कहानी बनाएंगे। और शूटिंग की बात करें तो सुनने में आया है कि टीम फिलहाल कोची में शूट कर रही है। हाँ। और मजेदार बात यह है कि प्रियदर्शन ने बताया कि पहले ये शेड्यूल मुंबई में प्लान किया था, लेकिन कुछ परमिशन वगैरह की दिक्कतें हुई तो लोकेशन बदलनी पड़ी। अच्छा, मुंबई से कोची? हाँ, और वो शूट कर रहे हैं कोची के पनमपिल्ली नगर इलाके में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ठीक उसी जगह पर जहां करीब 9 साल पहले ओप्पम का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा शूट हुआ था। ये तो गजब का इत्तेफाक है। अरे वाह, वाकई ये प्रोडक्शन की दुनिया के छोटे छोटे किस्से होते हैं जो कभी कभी बड़े दिलचस्प लगते हैं। लोकेशन बदलना तो खैर आम बात है फिल्मों में, लेकिन घूम फिर कर उसी स्पॉट पर पहुंच जाना जहां ओरिजिनल कहानी का कुछ हिस्सा शूट हुआ हो, ये एक तरह की सिनेमैटिक डेस्टिनी सी लगती है। कह सकते हैं। शायद फिल्म के लिए अच्छा शगुन हो। वैसे कोची के अलावा वागामोन, ऊटी और फिर बाद में मुंबई में भी फिल्म के हिस्से शूट करने का प्लान है। और कास्टिंग की बात करें तो अक्षय और सैफ के अलावा श्रिया पिलगांवकर और सयामी खेर के नाम भी सामने आए हैं। ये दोनों ही एक्ट्रेसेस काफी दमदार परफॉर्मेंस देती हैं। हाँ, दोनों ही बहुत टैलेंटेड हैं।
तो कास्टिंग के लिहाज से भी ये प्रोजेक्ट काफी सॉलिड लग रहा है। निश्चित तौर पर एक अच्छी सपोर्टिंग कास्ट फिल्म को और उठा देती है। लेकिन अब उस सरप्राइज एलिमेंट पर आते हैं जिसकी काफी चर्चा हो रही है आजकल। हाँ, ये तो मतलब इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक है। प्रियदर्शन ने कंफर्म किया है कि मलयालम सिनेमा के लिविंग लेजेंड सुपरस्टार मोहनलाल वो हैवान में एक स्पेशल कैमियो करने वाले हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। प्रियदर्शन ने खुद कहा है कि ये दर्शकों के लिए एक सरप्राइज होगा। जरा सोचिए, जिस एक्टर ने ओरिजिनल फिल्म में जान डाल दी थी वो अब हिंदी अडेप्टेशन में भी देखेंगे। ये सिर्फ एक स्टार कैमियो नहीं है, इसके मायने थोड़े गहरे हैं। एक तो ये जाहिर है ओरिजिनल फिल्म ओप्पम और मोहनलाल की उस कमाल की परफॉर्मेंस को एक तरह का ट्रिब्यूट है। हाँ, वो तो है। दूसरा, ये हिंदी और मलयालम इंडस्ट्री के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा है। हम आजकल पैन इंडियन सिनेमा की इतनी बात करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। तो ये कैमियो उसी ट्रेंड का एक परफेक्ट उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे रीजनल बाउंड्रीज अब उतनी सख्त नहीं रहीं और क्रिएटिव कोलैबोरेशंस बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है, बल्कि एक सिनेमैटिक जेस्चर भी है जो शायद दोनों भाषाओं के दर्शकों को कनेक्ट करे। क्या बात है, ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक लगता है। अब थोड़ा प्रियदर्शन और अक्षय कुमार के इतने लंबे साथ पर बात करते हैं। इन दोनों ने मिलकर मतलब हेरा फेरी, भूल भुलैया, गरम मसाला, क्या कमाल की हिट्स दी हैं। हाँ, लिस्ट लंबी है। हाल ही में प्रियदर्शन ने अक्षय के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, यह सब कंफर्ट के बारे में है। मेरे लिए वो बॉलीवुड के मोहनलाल हैं। ये तुलना ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये एक असाधारण बयान है, मतलब खासकर जब ये प्रियदर्शन जैसे अनुभवी निर्देशक की तरफ से आ रहा है जो इन दोनों ही इंडस्ट्रीज के इतने बड़े सितारों के साथ काम कर चुके हैं। सही। इस तुलना के कई मतलब हो सकते हैं। क्या वो अक्षय की वर्सैटिलिटी की बात कर रही हैं, जैसे वो कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सब कुछ इतनी आसानी से कर लेते हैं, जिसे मोहनलाल मलयालम सिनेमा में करते हैं? हाँ, हो सकता है। मोहनलाल को मलयालम सिनेमा का एक बहुत ही सहज, नेचुरल एक्टर माना जाता है। तो शायद प्रियदर्शन को अक्षय में भी वही सहजता, वही स्क्रीन पर एफर्टलेस दिखने वाली बात नजर आती है। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये उनके काम करने के तरीके और एक दूसरे की काबिलियत पर उनके भरोसे को दिखाता है। लेकिन क्या ये कंफर्ट कभी-कभी थोड़ा रिस्की भी हो सकता है? मतलब जब एक डायरेक्टर और एक्टर इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो क्या वो नई या चैलेंजिंग चीजें ट्राई करने से हिचकिचाते हैं? हालांकि प्रियदर्शन और अक्षय ने अलग-अलग जॉनरा तो ट्राई किए हैं। ये एक वैलिड सवाल है। कंफर्ट जोन कई बार आपकी क्रिएटिविटी को लिमिट कर सकता है, ये सच है। लेकिन अगर हम प्रियदर्शन और अक्षय के केस में देखें तो उन्होंने कॉमेडी के अलावा भूल भुलैया जैसा साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर भी किया है। हाँ, वो तो है। अब हैवान एक सस्पेंस थ्रिलर है और उनकी जो अगली फिल्म है भूत बंगला, वो एक हॉरर कॉमेडी बताई जा रही है। तो ऐसा लगता है कि उनका ये कंफर्ट उन्हें अलग-अलग जॉनर एक्सप्लोर करने से रोक नहीं रहा, बल्कि शायद उन्हें वो फ्रीडम देता है कि वो बिना झिझक के कुछ नया ट्राई कर सके, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरा संभाल लेगा। एक दूसरे की कैपेबिलिटीज पर भरोसा है। हाँ, ये नजरिया भी सही है। आपने भूत बंगला का जिक्र किया है तो उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये प्रियदर्शन और अक्षय की एक और फिल्म है जिसकी शूटिंग शायद हाल ही में पूरी हुई है। जी हाँ, भूत बंगला। ये एक हॉरर कॉमेडी है। इसमें अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, तब्बू और परेश रावल जैसे बढ़िया कलाकार भी हैं। ओह, तब्बू और परेश रावल भी। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प रियूनियन है। अक्षय कुमार और तब्बू करीब 25 साल बाद किसी फिल्म में साथ दिखेंगे। 25 साल, कमाल है। ये अपने आप में दर्शकों के लिए एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी होगा। और प्रियदर्शन हॉरर कॉमेडी जॉनर में पहले भी सफल रहे हैं, भूल भुलैया, तो उम्मीदें काफी हैं इससे। इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है शायद 2 अप्रैल 2026। तो प्रियदर्शन मतलब फुल स्विंग में है, एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स, हैवान, थ्रिलर, भूत बंगला, हॉरर कॉमेडी। लेकिन इसी बीच उन्होंने सीक्वल फिल्मों को लेकर एक बयान दिया जो थोड़ा चौंकाने वाला है, खासकर आज के जमाने में जब हर दूसरी हिट फिल्म का सीक्वल बन रहा है। आप उनके उस बयान की बात कर रही हैं जिसमें उन्होंने कहा, मैं आमतौर पर अपनी मूल फिल्मों को सीक्वल के साथ दोबारा नहीं बनाता। ये मेरे काम करने का पसंदीदा तरीका नहीं है। हाँ, यही वाला। ये उनके क्रिएटिव फिलॉसफी को दिखाता है। शायद उन्हें लगता है कि एक कहानी जब पूरी हो गई तो उसे खींचना ठीक नहीं, या फिर वो हर बार एक नई चुनौती, एक नई कहानी लेकर आना पसंद करते हैं। ये एक तरह की कलात्मक ईमानदारी भी दिखाता है ना? बिल्कुल। लेकिन फिर यहाँ एक ट्विस्ट है। इसी इंटरव्यू में वो ये भी कंफर्म करते हैं कि वो हेरा फेरी 3 डायरेक्ट करने वाले हैं।
हाँ, ये तो उनके अपने ही बयान के एकदम उलट लगता है। उन्होंने वजह ये बताई कि प्रोड्यूसर्स बहुत टाइम से इसके लिए उनके पीछे पड़े थे। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता? ये वाकई एक दिलचस्प कॉन्ट्रडिक्शन है और शायद ये आज की फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई को भी दिखाता है। एक तरफ डायरेक्टर की अपनी आर्टिस्टिक प्रेफरेंसेस हैं, उसकी पसंद नापसंद है, जैसे सीक्वल ना बनाना। दूसरी तरफ इंडस्ट्री का प्रेशर है, ऑडियंस की जबरदस्त डिमांड है और एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो मतलब कल्ट बन चुकी है, हेरा फेरी। हाँ, हेरा फेरी तो अलग ही लेवल पर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या एक डायरेक्टर अपनी पसंद पर अड़ा रह सकता है या उसे ये बाहरी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं? हेरा फेरी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो एक इमोशन है बहुत सारे लोगों के लिए। तो शायद प्रियदर्शन ने भी महसूस किया हो कि इस खास केस में फ्रेंचाइजी की लेगेसी और दर्शकों की उम्मीदें उनकी पर्सनल चॉइस से ज्यादा जरूरी हैं। या ये भी हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि वो इस कहानी को कोई नई फ्रेश दिशा दे सकते हैं। हाँ, हेरा फेरी 3 का इंतजार तो सच में बहुत बहुत लंबा हो गया है। देखना होगा कि प्रियदर्शन इस कल्ट क्लासिक के साथ क्या करते हैं। अब आते हैं प्रियदर्शन की एक और बड़े माइलस्टोन पर। सुनने में आया है कि हैवान उनकी 99th फिल्म होगी 99th। और अपनी 100वीं फिल्म मतलब सेंचुरी फिल्म को लेकर भी उनकी कुछ योजनाएं हैं। जी हाँ, और ये भी काफी सिग्निफिकेंट बात है कि अपनी इस लैंडमार्क 100वीं फिल्म के लिए उन्होंने फिर से मोहनलाल को ही चुना है लीड रोल के लिए। अच्छा, ये उनके और मोहनलाल के बीच के गहरे रिश्ते और आपसी सम्मान को दिखाता है। इतने सालों में दोनों ने मिलकर मलयालम सिनेमा को कितनी बेहतरीन फिल्में दी हैं। प्रियदर्शन ने बताया है कि 100वीं फिल्म की स्क्रिप्ट अभी फाइनल नहीं हुई है, पर उम्मीद है कि अगले साल तक शूटिंग शुरू हो सकती है। ये उनके इतने शानदार करियर का एक बहुत ही फिटिंग फिनाले जैसा लगता है, अगर वो वाकई इसके बाद रिटायर होने का सोच रहे हैं तो। 100 फिल्में डायरेक्ट करना, ये नंबर ही मतलब। अविश्वसनीय लगता है। इतने लंबे सफर के बाद थकान महसूस होना तो नेचुरल है। उन्होंने खुद भी हल्के फुल्के अंदाज में रिटायरमेंट की बात की है। हाँ, उन्होंने कहा है, एक बार जब मैं इन फिल्मों को पूरा कर लूंगा तो मुझे उम्मीद है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं थक रहा हूं। ये एक स्वाभाविक फीलिंग है, खासकर जब कोई इतने सालों से लगातार क्रिएटिव काम में लगा हो। 100 फिल्में बनाना मतलब अनगिनत कहानियां कहना, हजारों आर्टिस्ट्स और टेक्नीशियंस के साथ काम करना, सक्सेस फेलियर देखना। बिल्कुल। ये प्रियदर्शन के डेडिकेशन, उनकी क्राफ्ट पर उनकी पकड़ और इंडियन सिनेमा में उनके विशाल योगदान का सबूत है। उनकी लेगेसी सिर्फ हिट फिल्मों की गिनती से नहीं है, बल्कि उनकी वर्सैटिलिटी और अलग-अलग भाषाओं में कहानी कहने की उनकी क्षमता से भी है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो तस्वीर क्या बन रही है हमारे सामने? हमारे सामने एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो अपनी करियर के शायद आखिरी फेज में हैं, लेकिन पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। वो हिंदी और मलयालम सिनेमा के बीच बैलेंस बना रहे हैं। हाँ, एक तरफ उपम से प्रेरित हैवान जैसी थ्रिलर है जिसमें अक्षय सैफ की जोड़ी है, मोहनलाल का कैमियो है। दूसरी तरफ अक्षय के साथ ही भूत बंगला जैसी हॉरर कॉमेडी है। फिर वो अपनी नापसंदगी के बावजूद इंडस्ट्री और फैंस की मांग पर हेरा फेरी 3 जैसी बड़ी सीक्वल बनाने को तैयार हैं। और इन सब के साथ वो मोहनलाल के साथ अपनी 100वीं फिल्म प्लान कर रहे हैं, जिसके बाद शायद वो रिटायरमेंट ले लें। मतलब काफी कुछ चल रहा है उनकी दुनिया में। बिल्कुल सही समाप्त किया आपने। ये जो सोर्सेज हैं, ये हमें प्रियदर्शन के करंट माइंडसेट और उनके प्रोजेक्ट्स की एक बहुत अच्छी झलक देते हैं। वो एक तरह के चौराहे पर खड़े दिखते हैं जहां अतीत के सक्सेसफुल कोलैबोरेशन जैसे अक्षय मोहनलाल भविष्य के प्लान्स को शेप दे रहे हैं, जहां आर्टिस्टिक प्रेफरेंसेस सीक्वल नापसंद करना, कमर्शियल रियलिटीज हेरा फेरी 3 बनाना से टकरा रही हैं। हाँ, और जहां वो अपनी लेगेसी को पूरा करने 100 फिल्म्स के साथ साथ थोड़ा आराम करने की भी सोच रही हैं। उनके मौजूदा प्रोजेक्ट्स का जो मिक्स है, एडेप्टेशन, ओरिजिनल, सीक्वल, वो दिखाता है कि वो अभी भी ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए अलग-अलग फॉर्मूले आजमाने को तैयार है। 100 फिल्में पूरी करना उन्हें यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बहुत ही खास जगह दिला देगा। निश्चित रूप से आने वाले कुछ साल प्रियदर्शन के फैंस के लिए काफी रोमांचक होने वाले हैं। इतने सारे अलग अलग फ्लेवर की फिल्में लाइनअप में हैं, हैवान से लेकर हेरा फेरी 3 और उनकी 100वीं फिल्म तक। हर प्रोजेक्ट अपने आप में खास लग रहा है। और इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। प्रियदर्शन का हेरा फेरी 3 बनाने का फैसला, जबकि वो खुद कह चुके हैं कि उन्हें सीक्वल पसंद नहीं, क्या ये सिर्फ इंडस्ट्री के प्रेशर का नतीजा है? सोचने वाली बात है। या फिर कुछ कहानियां, कुछ किरदार इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपने क्रिएटर की पर्सनल पसंद से भी ऊपर उठ जाते हैं, मतलब एक तरह की कल्चरल जिम्मेदारी बन जाते हैं।
क्या कल्ट क्लासिक्स के मामले में नियम बदल जाते हैं? शायद इस पर सोचने से हमें क्रिएटिविटी और कॉमर्स के रिश्ते के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें समझ आए।